वेरी गुड इवनिंग डियर लीगल एस्पिरेंट्स। देखिए थोड़ा सा टाइम फिर से रिवाइज हो गया है यार। एक बार में टाइम डिसाइड कर लीजिए, कभी आप कहते हैं कि 7:30 से, कभी 8:30 से, तो अभी 7 o'clock जो है लास्ट है, इसके बाद टाइम चेंज नहीं किया जाएगा। दिस इज़ द लास्ट टाइम, ठीक है। तो आज से जो क्लासेज होंगी वो 7 PM से स्टार्ट हो गई हैं, तो ये लास्ट टाइमिंग हम रखेंगे, इसके बाद हम टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अब तक आपने देखा कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के टोटल 12 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन 12 लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 33 तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन और कन्फेशन का पार्ट था। प्ली ऑफ एलिबी, रेस जस्टे, ये सारी चीज़ें अब तक हम कवर कर चुके हैं। जिन कैंडिडेट्स ने उसे नहीं देखा है वो सारे के सारे टोटल 12 लेक्चर बिल्कुल एकदम सीरीज़ में हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, इंडियन एविडेंस एक्ट पे जाइए प्लेलिस्ट में, उस सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स विच आर गिवन अंडर दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस फ्रॉम सेक्शन 34 to 38 स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इंडेक्स बेस्ड ये पोर्शन याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्री एग्ज़ाम की बात करूँ तो प्री से मैक्सिमम MCQ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेंस का क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि इस पार्ट से बनेगा, बट प्री के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो इसके लिए एक ट्रिक बात करेंगे जिस ट्रिक से आप याद कर पाएंगे कि 34 से 38 तक स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैसे याद की जाए। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट ट्रिक, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले हम सेक्शन 34 पर आते हैं। आपका बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रिलीवेंट। एंट्रीज जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, उसमें जो एंट्रीज बनाई जाती हैं वो रिलीवेंट होती हैं। आपको ध्यान हो, हमने सेक्शन 16 जब पढ़ा था तो हमने बात की थी कोर्स ऑफ बिजनेस की। फिर हमने सेम चीज़ कहाँ पे बात की? सेक्शन 32 के सब सेक्शन 2 में भी हमने इसके बारे में बात की। इसके साथ लिख लीजिए रीड विद सेक्शन 16 सेक्शन 32(2). आप कहते हैं कि रीड विद क्यों लिखना है? देखिए इसके साथ साथ वो सेक्शन भी आपके कवर हो, जब कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे ना, जब इन सेक्शन के 34 का 32 के 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब IT एक्ट आया 2000 में तो ये यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया IT एक्ट के द्वारा 2000 में। रेगुलरली कैप्ट, रेगुलरली कैप्ट को भी आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर दें। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस को भी हाईलाइट कर दें। आर रिलीवेंट whenever they refer to a matter into the court has to inquire। यहां तक जो चीज है ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इस सेक्शन को 34 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपका, जो जहां तक मैंने अभी आपकी ब्रैकेट बनाई है वहां तक ये बात करता है। पार्ट 2 जो स्टार्ट होगा, पार्ट 2 आपका शुरू होता है, बट को यहाँ पे आप सर्कल कर दें और उसके बाद आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है कि सच स्टेटमेंट सेल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। दो पार्ट में हमने क्यों डिवाइड किया? ऐसा क्या है कि जो इसमें दो पार्ट हैं? देखिए पहला जो पार्ट है वो रिलीवेंसी की बात कर रहा है कि जो एंट्री है वो एविडेंस के तौर पे रिलीवेंट हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट किस बारे में बता रहा है? रिलीवेंसी। और सेकंड पार्ट बता रहा है उसी की एविडेंशियरी वैल्यू। समझिएगा, एक ही सेक्शन ने दोनों चीजें आपको बता दी हैं। पहला सेक्शन आपको बता रहा है कि वहां पे जो रिलीवेंसी कैसे होगी एंट्रीज की और उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली जो मेंटेन होती हैं, रेगुलर इंटरवल पे जो मेंटेन होती हैं, तो बुक्स किसको माना गया है?
सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज बुक। बुक किसको कहा है यहाँ पे? क्या पेपर्स पे जो एंट्री होती है, लूज शीट्स पे जो एंट्री होती है, उनको आप मान सकते हो? जी नहीं। जैन हवाला डायरी केस आप सबको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस सीबीआई 1997, ठीक है, एल के आडवाणी जी के थे इस केस में, वर्सेस और सीबीआई 1997, ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो जैन हवाला डायरी केस इसके नाम से इसको जानते हैं, और उस डायरी के जो सीबीआई ने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, उस डायरी में क्या हुआ था कि जैन हवाला डायरी केस में क्या हुआ, जो एंट्रीज बनाई गई थी वो लूज शीट पे बनाई गई थी एंड दे आर नॉट प्रॉपरली डेटेड, जैसा कि वो होना चाहिए था। तो उनको अंडर सेक्शन 34 रिलीवेंट नहीं माना था कोर्ट ने। दे आर नॉट एडमिटेड एज एन एविडेंस। समझ रहे इस चीज को आप? यानी कि लूज शीट नहीं होनी चाहिए। बुक का मतलब यहां पे होता है कि जो आपस में बाइंड की गई हो, ठीक है, चाहे वो स्पाइरल हो, पिनअप हो, लेकिन प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, और वो एंट्री उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है। कोर्स ऑफ बिजनेस समझ रहे हैं आप, जो कि रेगुलर वो काम वहां पे होता रहता है। एक बैंकर किसी को पैसे देता है तो वो एंट्री करता है, दुकानदार किसी को उधार पे सामान देता है तो क्या करता है, वो उसमें एंट्री, वो उसका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो वहां पे वो उस चीज, तो यहां पे क्या है, पहली चीज तो आपने बुक को समझ लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे क्या आ जाता है कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। एविडेंसरी वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो सेक्शन 34 में आपकी एंट्रीज हैं, इनकी एविडेंसरी वैल्यू को अब समझेंगे, यानी कि अभी हम पार्ट 2 को समझते हैं। पार्ट 1 ने तो कह दिया रिलीवेंट होंगी, रिलीवेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन बता दी कि बुक ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, बुक क्या, हमने वो बात कर ली। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे होटल में आप इन करते हैं और वहाँ पे आपकी एंट्री किस में की जाती है, कंप्यूटर में की जाती है, कौन आया कौन गया। हार्ड जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, इन अ सॉफ्ट फॉर्मेट दे आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट आल्सो इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 34 एज अ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंडरस्टूड? अब इसकी एविडेंसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, एविडेंसरी वैल्यू इसकी, ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि आप सिर्फ एक एंट्री से, एंट्री रिलीवेंट बना दिया आपने मान लीजिए, तो सिर्फ एंट्री रिलीवेंट करने से ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये चीज 100% श्योर है। इट इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ कि किसी भी व्यक्ति को आप लाइबिलिटी से चार्ज कर दो। पार्ट बी क्या कह रहा है, इट इज नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। इट मीन्स एंट्री अगर रिलीवेंट भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटिव एविडेंस है। एंट्रीज आर ओनली कॉर्पोरेटिव एविडेंस, ठीक है। यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताइए, कोई भी अगर आपका यहां तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। इलुस्ट्रेशन यहाँ पे क्या कहता है कि ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया है कि 1000 रुपीज़ के लिए, कि मेरे 1000 रुपीज़ नहीं दे रहा है, और उसने अपनी अकाउंट बुक्स में ये एंट्री दिखाई है कि बी ने 1000 रुपये का कर्ज लिया है, तो वो एंट्री क्या हो जाएंगी, रिलीवेंट हो जाएंगी। बट सिर्फ इतना दिखाने से वो सफिशिएंट नहीं हो गया। मैंने अपनी रेगुलर डायरी में लिखा कि ए को मैंने रमेश को कितना दिया, 50,000 रुपये दिए हैं। क्या मेरी डायरी में लिखने से ये बात सफिशिएंट प्रूव होगी? लॉजिक लगा के देखिए, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, नहीं हो सकती है। इट इज़ ए कॉर्पोरेटिव एविडेंस। भी उसके बाद ट्रांजैक्शन दिखाइए, चेक दिखाइए, कुछ तो दिखाइए, यानी कि ये तो एक कॉर्पोरेटिव एविडेंस है। विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव दी दैट इट इज नॉट सफिशिएंट। ये आपका सेक्शन 34 था। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35। देखिए 35 को समझने से पहले दो चीजें आपको समझना जरूरी है।
हमने कहा डॉक्यूमेंट, हमारा एविडेंस कैसा होता है, एक ओरल होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमने कहा था कि प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट था? ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से। अब सेकेंडरी एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट को आप कहते हो, डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं। एक को माना जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। जो सेक्शन 74 है ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 75 बस इतनी कह रहा है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहीं पे एक नेगेटिव डेफिनेशन वो दे देता है। तो अपने बेयर एक्ट में सबसे पहले आप सेक्शन 74 को लें। फर्स्ट यू कम टू दी सेक्शन 74। ओपन कर लिया आपने सबने। अब 74 को पढ़ते हैं। हमें किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं चलना है। अगर कोई उसका इंटरलिंकिंग हो रहा है किसी भी सेक्शन से, वी हैव टू गो टू दैट सेक्शन आल्सो, सो दैट वी कैन क्लियर आवर माइंड विद द फुल क्लैरिटी कि इस सेक्शन का लिंक उससे क्या है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको सेक्शन याद हो जाता है, दूसरा जब आप उस सेक्शन को पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आपके माइंड में उसके पीछे लिंकिंग क्या है ये रहती है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट जब तक नहीं समझें तब तक इसको समझने में मजा नहीं आएगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स of the sovereign authority, official bodies and tribunal, public officer, legislative, judicial or executive of any part of India or of the Commonwealth or of the foreign country, and public records kept in state of private documents। ये टोटल कैटेगरीज आपको बता दी गई हैं किसके बारे में, कि कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। बहुत डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बैंकर्स बुक है उसको भी यहाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है, और जो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब हम चलते हैं वापस सेक्शन 35 के ऊपर। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे ध्यान से कुछ वर्ड्स को मैं बता रहा हूँ, उन वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में बना होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के अंदर वो बना हो, उसकी रिलेवेंसी की बात कह रहा है। यानी कि किसी चीज को रिलेवेंट करना है तो पहले उसकी कंडीशन क्या क्या होंगी, एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, या तो पब्लिक या किसी दूसरी ऑफिशियल बुक में, रजिस्टर में रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यहाँ भी है, इसको भी कब ऐड किया गया था, आईटी एक्ट 2000 में, स्टेटिंग अ फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, मेड बाय हुम, इसको भी आप क्या करें, बाय अ पब्लिक सर्वेंट। जो जो मैंने सर्कल बनाए हैं किसी लाइन के बीच में, सर्कल के बीच में, उनको प्लीज नोट डाउन कर लें। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब जो ब्रैकेट्स में मैंने बनाया है, जो इसके उसी को आप पढ़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। एंट्री पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पब्लिक सर्वेंट, डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी, ये इसके कीवर्ड्स हैं। और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली इंजॉयड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, कानून ने जहां उसको उसकी परमिशन दी है। विथ सच बुक रजिस्टर रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज केप्ट इटसेल्फ अ रिलेवेंट फैक्ट। अब इसको समझने के लिए देखिए आपको क्या समझना है। आपने देखा होगा जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहां पे जितनी भी सेल वगैरह होती हैं सबका वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वहां पे सबके बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो द एंट्रीज मेड इन द म्यूनिसिपैलिटीज रिकॉर्ड, पहली बात तो म्यूनिसिपैलिटी क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। उस गवर्नमेंट बॉडी में जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं जो वहां काम करने वाले हैं। अब पब्लिक सर्वेंट ने जो एंट्री की है वो इनकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि इंडिया में लॉ के द्वारा उनको ड्यूटी दी गई है कि आपको मेंटेन करना है बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड वहां पे।
that will become relevant. If we want to prove the date of birth or death of anyone, then the entries in the municipality record becomes relevant under section 35. ठीक है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, देखिए बर्थ की जैसे हम बात कर रहे हैं, होरोस्कोप जो होता है दैट इज आल्सो एन डॉक्यूमेंट, जन्म पत्री जो हम बनवाते हैं और वो भी रिलीवेंट होती है, बट उसका प्रोबेटिव वैल्यू कम होता है और इसका प्रोबेटिव वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। अभी आपने देखा हो जो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, अब वहाँ पे दिखाया गया है कि किसकी प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, कौन सी ज़मीन का, और उस हिसाब से अगर वो सूट इन आ जाता है उस प्रोपोजेशन दैट प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, एट दैट टाइम क्या होगा कि दैट विल बिकम अ रिलीवेंट एंट्री जो कलेक्टर के ऑफिस में बनी है। बस आपको यहाँ पे 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक होनी चाहिए, ठीक है, वही रजिस्टर और रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा वहाँ पे जो फैक्ट इन इश्यू है, रिलीवेंट फैक्ट है, उसी से रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए, और वो एंट्री किसने बनाई हो, पब्लिक सर्वेंट ने बनाई हो, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के परफॉर्मेंस में बनाई हो, या वो ड्यूटी से किसी लॉ के द्वारा एम्पावर की गई हो, ठीक है। एट दैट टाइम इट विल बिकम रिलीवेंट। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आपको लिखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, प्लीज नोट डाउन कर लें इस केस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस कॉरपोरेशन वर्सेस योर नंद किशोर, ये 2001 का केस है। यहां पे क्या कहा गया था कि जो पुलिस ऑफिसर है, अब आप बताइए मुझे कि जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे आपका माइंड देखिए थोड़ा सा आपको माइंड का एक्सरसाइज होने वाला, कैसे होने वाला है। पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन करते हैं, साइट इंस्पेक्शन करके वो क्या करता है, एक मेमो बनाता है जिसे इंस्पेक्शन मेमो कहते हैं। इंस्पेक्शन मेमो किसने बनाया, एक पुलिस ऑफिसर ने बनाया है। तो क्या वो मेमो जो है पब्लिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है। पुलिस ऑफिसर कौन है, क्या पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बिल्कुल है। क्या उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। हमारे जितने इंग्रेडिएंट हैं सारे के सारे इस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, एंड दैट विल बिकम रिलीवेंट। लेकिन ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी ऐसी एंट्री सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मान सकते हम, क्योंकि कॉर्पोरेशन तो उसको भी चाहिए। ये रिबटेबल नेचर का जरूर है, लेकिन कोर्ट पब्लिक रिकॉर्ड को क्या मानेगा कि भाई नहीं ये है, लेकिन यू कैन रिबट इट। देखिए जनरली कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या रहती है, कोर्ट की प्रिजम्पशन ये रहती है कि जो पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो सही किया गया है, ठीक है। अगर इसको एक तरह से आप सेल्फ प्रिज्यूम में मान सकते हैं, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम द ट्रुथ क्रिएटेड बाय द पब्लिक रिकॉर्ड। लेकिन क्या सेल्फ प्रिज्यूम क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, क्या ये रिबटेबल नहीं है, बिल्कुल रिबटेबल है, यानी कि दिस इज रिबटेबल। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों पे लागू होता है, सिविल पे भी लागू होगी और क्रिमिनल पे भी लागू होगी, ठीक है। अब एक और यहां पे केस हम डिस्कस करते हैं, तपाध्यान नेगी वर्सेस राधिका नेगी। तपाध्यान वर्सेस नेगी और राधिका नेगी, ये 2017 का ही केस है। इस केस में क्या हुआ था कि अडॉप्शन को लेके एक डिस्प्यूट था। वहां कहा गया था कि अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं है। जब आप हिंदू अडॉप्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा, हिंदू अडॉप्शन एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन 10 जो वहां पे है हिंदू अडॉप्शन एक्ट में, जो आपका सेक्शन 10 आता है, ठीक है, तो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एक्ट 10 का क्लोज 4 पढ़िएगा,
वो कह रहा है कि 15 साल से ऊपर के अगर किसी बच्चे को किसी ने अडॉप्ट किया है तो वो अडॉप्शन क्या है, इनवैलिड है। अडॉप्शन ऑफ ए सन अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स इज नॉट वैलिड, क्योंकि भाई उसको लॉ ने मना कर दिया है, ऐसा अडॉप्शन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्कूल रजिस्टर जो है उसका लिए जो प्रूफ दिया गया वो दिया गया स्कूल रजिस्टर का, कि जिस स्कूल रजिस्टर में जो लड़के की एज है उसके हिसाब से क्या हो गया है, अब वो 15 साल से ऊपर का हो गया है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि 15 साल से ऊपर का है तो ये सही नहीं है। अब उस लड़के का जो नेचुरल फादर था, जिसने उसको गोद दिया था, जो उसके रियल पिता हैं, नेचुरल फादर एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे की जो एज है वो 2 साल बढ़ा दी थी, 2 ईयर्स इनहेंस कर दी थी, यानी कि मेरा बच्चा था तो 3 साल का, मैंने बोला कि जी 5 साल का है, ये लिखवा दिया स्कूल में ताकि उसका एडमिशन हो जाए, वो जल्दी से पढ़े। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात को नहीं मान सकते। द डिपोजिशन गिवन बाय द नेचुरल फादर that he enhanced the age of his son by 2 years at the time of admission in the school, ठीक है, it is not to be probable, यानी कि वहां पे इस चीज को कोर्ट ने माना, ना कि उस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कोर्ट ये मानेगा जरूर लेकिन उसको आप रिबट कर सकते हैं, अगर वो उसको रिबट करना चाहते तो कर सकते थे किसी भी दूसरे तरीके से। अब यहीं पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही, कि जो मैरिज है, अब आप मैरिज रजिस्ट्रार होता है, मैरिज रजिस्टर में क्या होता है, सबकी मैरिज रजिस्टर होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पढ़ा है आपने, सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट, हर एक के लिए अलग अलग है, मैं सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होता है। कल हमने काजी वाले केस की बात की थी, जाकिरा बेगम वाला केस जो हमने डिस्कस किया था कल 32 के 2 में, जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी जो है अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, ठीक है, अब हुआ क्या कि 22 साल तक उनके साथ रही और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब उसकी डेथ हो गई तो गांव की जो पंचायत का रिकॉर्ड था, वहाँ पे जो गांव के घर है उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है, लाल डोरे के अंदर की ज़मीनें बोली जाती हैं वो, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। तो पंचायत के रजिस्टर के हिसाब से नाउ शी बिकम द ऑनर ऑफ दैट हाउस। वो रिकॉर्ड क्या था, पब्लिक रिकॉर्ड था, किसके द्वारा किया गया था, ऑफिसर ऑफ द पंचायत इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब तो ये माना जाएगा यहां पे कि सी वॉज वेडिड वाइफ ऑफ द मैन इन क्वेश्चन, कि वो उसकी लीगली वेडिड वाइफ थी, भले ही उसका मैरिज रजिस्टर में नाम नहीं था, क्योंकि किसी न किसी पब्लिक रिकॉर्ड में ये एंट्री है, किसके द्वारा, बाई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, और इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ये सारी की सारी चीजें यहां क्लियर होके आ गई थी। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 35 क्लियर हो गया। एनी डाउट इन सेक्शन 35 प्लीज लेट मी नो। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 36 पे। 36 कह रहा है रिलीवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। ये तीनों ना यहाँ पे कीवर्ड है, मैप, चार्ट्स और प्लान्स। इसके आगे लिखिए रीड विद 83 एंड 87। 83 भी एक प्रिजम्पशन है और 87 भी एक प्रिजम्पशन है। मैप, चार्ट और प्लान्स, लैंग्वेज पढ़ के देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप, चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट एज टू द मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप्स, चार्ट और प्लान्स आर देमसेल्फ रिलीवेंट फैक्ट्स। यहां पे देखिए क्या कह रहा है ये, कि मान लीजिए कहीं पर भी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अथॉरिटी में कोई मैप, चार्ट्स वगैरह यहाँ पे क्या किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं, तो दोज विल बिकम प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई जो है उनकी एविडेंसरी वैल्यू जो है यहाँ पे वो ट्रुथ मानी जाएगी, ज़्यादा मानी जाएगी, सच माना जाएगा, क्योंकि भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है
अब मान लीजिए हरियाणा के मैप के अंदर अब सोनीपत यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मैप में इतनी दिखाई गई है। अगर यही डिस्प्यूट है तो भाई बिल्कुल मैप में अगर दिखाया गया है तो यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो जो भी उसकी एविडेंसरी वैल्यू है यहाँ पे क्या है वो ज़्यादा मानी जाएगी, बट इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहीं पे देखिए साथ साथ 83 और 87 के भी हल्के से ग्लिम्स ले लेने चाहिए। ओपन योर बेयर एक्ट और सेक्शन 83 पे आ जाइए जल्दी से। प्रिजम्पशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, 79 से हमारी प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाती हैं। 83 क्या कह रहा है, प्रिजम्पशन एज टू मैप और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कुछ कुछ दोनों सेक्शन एक जैसे नहीं लग रहे, एक ही साथ 3 सेक्शन कवर हो रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान, सेक्शन 36 बता रहा है आपको रिलीवेंसी, 36 क्या बता रहा है, रिलीवेंसी बता रहा है। 83 और 86 क्या बताएंगे, 87 ये आपको प्रिजम्पशन के बारे में बताएंगे। और 83 क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम है, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है बट रिबटेबल नेचर की है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान्स purporting to be by the authority of central government or any state government were so made are accurate, but maps or plans made for purpose of any cause must be proved to be accurate। भाई उनकी एक्यूरेसी तो यहाँ पे प्रूव आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया सेल्फ प्रिज्यूम। अब 87 पे चलिए। 87 कहता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स मैप्स और चार्ट्स द कोर्ट में प्रिज्यूम। अब यहाँ पे आ गया है जो 87 है ये आपका क्या है, मे प्रिज्यूम है, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और ये भी आपका रिबटेबल नेचर का है। 83 में कोर्ट प्रूफ नहीं मांगेगा, प्रूफ कौन करेगा इसको, इसको करेगी पार्टी। रिबट किसको करना है, पार्टी को करना है। 87 में कोर्ट भी आपको प्रूव करने के लिए कह सकता है और पार्टी भी। The court may presume that any book to which it may refer for information or matter of public or general interest, that any published map or chart the statement are relevant facts published by the person and at the time and place by whom at which it purports to have been written or published। तो यहाँ पे कोर्ट क्या मान लेगा, देखिए जितनी भी बुक्स चार्ट्स और मैप्स हैं वो कोर्ट के सामने दी गई और भाई फैक्ट इनिशियल रिलेवेंट फैक्ट से वो रिलेटेड है और उस बुक से मैप से या चार्ट से कोर्ट को ये अपीयर हो रहा है कि हाँ भाई रिलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू के बारे में ये बता रही है। और क्या है कि वो उसके द्वारा की गई हैं, अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की गई हैं। अब यहाँ कोर्ट की प्रिजम्पशन हो जाएगी कि वो भाई उसकी बात को सही माने या नहीं माने, मे प्रिज्यूम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन रेडी हो गए देखिए इसके साथ साथ 36 के साथ। 36 का इंडेक्स बेस्ड, 83 सेल्फ प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, 87 मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो मैप चार्ट्स और प्लान्स में ये 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 36 हो गया। अभी चलते हैं हमारे 37 के ऊपर, ज़्यादा बड़े सेक्शंस नहीं हैं। अब 37 कह रहा है रिलीवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, यानी कि कीवर्ड क्या है यहाँ पे, एक्ट और नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो 37 ने आपको क्या बता दिया कि भाई अगर कोई भी एक्ट है जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हो या इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने बनाया हो। अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट क्यों माने, क्योंकि हमारा कब बना था 1872, 15 मार्च, डेट याद है ना आपको 1872, इसकी क्या है इनैक्टमेंट डेट है, और 1 सितंबर 1872 इन्फोर्समेंट डेट है। भूलना नहीं इन डेट्स को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब किसी भी जो पब्लिक नेचर की चीज़ें हैं जो हमारे एक्ट या नोटिफिकेशन में है, और नोटिफिकेशन किसने दिया है, या तो यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, या फिर हमारी जो अभी इंडियन पार्लियामेंट है उसने कुछ बनाया है, तो उसकी रिलेवेंसी के बारे में ये बात करता है।
अब यहाँ पे क्या कहा गया है, When the court has to form an opinion, जब कोर्ट को एक ओपिनियन बनाना होता है as to the existence of any fact of a public nature, पहली तो फैक्ट कैसा होना चाहिए, पब्लिक नेचर का, पब्लिक नेचर को अंडरलाइन करो, any statement of it made in recital contained in any act of the parliament of UK, United Kingdom, और any central act, central act कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, provincial actors, state act, or in a government notification or notification by the crown representative appearing in the official gazette in any printed paper purporting to be the London Gazette, लंदन में जो निकलता है यूके में उसको लंदन गैजेट बोला जाता है, और गवर्नमेंट गैजेट ऑफ एनी डोमिनियन कॉलोनी, जितने उनके गुलाम देश हैं, देखिए तब से अभी तक हटे नहीं है वर्ड, देखा जाए तो बहुत सारे शब्द इसमें से निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि अभी हम एक फ्री इंडिया में रहते हैं, अब हम उनकी कॉलोनी नहीं है, और पोजेशन ऑफ हिज मैजेस्टी इज अ रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स जो पब्लिक नेचर के हैं वो किसी भी एक्ट और नोटिफिकेशन में बताए गए, बस आप दो ही चीज़ याद रखिए, किसी एक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन, और उस एक्ट और नोटिफिकेशन में कोई भी चीज़ जो है अगर रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई है दैट विल बिकम रिलीवेंट फैक्ट, अगर वो आपके फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ी है, बस ये आपकी मोटी सी यहाँ पे बात है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ कॉर्पोरेटिव एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्ट कैन रिलाई अपॉन विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स एज कॉर्पोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 37, ये इसकी एविडेंसरी वैल्यू है, सो रिमेंबर दिस। नाउ सेक्शन 38, रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, भी कानून की किताबों में, When the court to form as opinion, अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ भी कोर्ट को क्या लेना, ओपिनियन लेना है। जब इंडियन लॉ की बात आती है तो ओपिनियन तो भी खुद ही ले लेगा, लेकिन जब फॉरेन लॉ की बात आती है तो वी हैव टू गो टू सेक्शन 45, ओपिनियन एक्सपर्ट। और ओपिनियन एक्सपर्ट किस में होते हैं, आर्ट में, साइंस में, ठीक है, और कहाँ होते हैं, फॉरेन लॉ में। फिर आपका हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट, 5 तरह के होते हैं, डोमेस्टिक लॉ नहीं होता है। When the court has to form an opinion as to law of any country, any statement or such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of government of such country, अभी जो such country है ना भैया, इसको थोड़ा सा आप स्क्वायर बना लें। अब such country का मतलब क्या है, इसकी ये कह रहा है कि सिर्फ इंडिया नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, कोई भी देश हो सकता है, सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कह रहा है वो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि फॉरेन लॉ के लिए उसे ओपिनियन एक्सपर्ट लेनी होगी, तो अंडर सेक्शन 45, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ एंड एनी रिपोर्ट ऑफ रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री, उसी देश का, चाहे युगांडा की बात करें, यूके की बात कर रहे हो, कंटेन्ड इन अ बुक purporting to be report of such ruling is relevant, उसके रिगार्डिंग कोई रिलीवेंट हो, कोई दूसरे देश के कानून के बारे में बता रही हो। यहाँ पे क्या है कि ये जो बुक है ना, that must be authoritative, it means that must be under the authority of that country, जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी में वो होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अभी हमने कहा 34, 35, 36, 37, 38, तो नाउ इट्स द ट्रिक टाइम। क्या टाइम है ये, ट्रिक हम अभी याद करने वाले हैं, एक अच्छी सी ट्रिक इसके बारे में याद करेंगे। अब सबसे पहले आप इंडेक्स में अपना देखिए 34 क्या कह रहा है, 34 बुक ऑफ अकाउंट्स की बात कह रहा है। कहाँ एंट्री है, बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री। 35 क्या कह रहा है, पब्लिक रिकॉर्ड, किसकी बात कह रहा है, पब्लिक रिकॉर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट इन हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। 36 क्या कह रहा है आपका, मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स। 37 किसके बारे में बात कह रहा है,
37 बात कर रहा है एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन की, एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन। और 38 क्या कह रहा है आपकी, द रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, लॉ बुक्स। अब इसकी एक छोटी सी फनी सी ट्रिक बनाते हैं जिससे चीजें और भी ज्यादा अच्छे से आपको याद हो पाएंगी। अब ध्यान से देखिए, बात सुनिएगा ट्रिक की। BPMAL, अब BPMAL से हम क्या बनाएंगे, BP मैनेज, अपना BP मैनेज करो एज लो एज पॉसिबल। खुश रहने का तरीका क्या है कि अपना BP मैनेज एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, BP मैनेज एज लो एज पॉसिबल। B स्टैंड्स फॉर बुक ऑफ अकाउंट्स, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिकॉर्ड, M स्टैंड्स फॉर मैप चार्ट्स प्लान्स, एज लो में A स्टैंड्स फॉर एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन, लॉ में L स्टैंड्स फॉर लॉ ऑफ लॉ बुक्स आपकी। ये एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक जरूरी नहीं कि आप मेरे वाली ही ट्रिक यूज करें, यू कैन क्रिएट योर ओन, ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स इन अ फनीएस्ट वे। अपने बचपन को जीना इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बचपन से ही हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। ये बचपन की जो चीजें फनीएस्ट चीजें होती हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत कुछ बता जाती हैं। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स लाइक दिस। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसी लगी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो यार इसे लाइक कर दो, ठीक है, सब अपने दोस्तों से शेयर भी करो। और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। चैनल को मुझे पूरा विश्वास आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका मेल आईडी हमारा ये, यहाँ पे मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और टाइमिंग का ध्यान रखें, हमेशा 7 बजे की टाइमिंग रहेगी। और अब जो आईपीसी का टाइमिंग है ये मैं अभी आज टेलीग्राम में पोल क्रिएट करता हूँ, फिर आप मुझे आईपीसी का टाइम जरूर बताइएगा। सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल, 7 o'clock टुमारो इवनिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।